दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इक्वेटर एजुकेशन पे। और हम शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर्स की। हम वो सारे करंट अफेयर्स कवर करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, और उनसे संबंधित जितने भी कंसेप्ट हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं, और आप जो ये पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले द हिंदू का फ्रंट पेज। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि देखिए, हम इस पूरे कंसेप्ट को समझते भी हैं कि दिसंबर के अंदर सरकार ने क्या किया कि दिसंबर 2023 के अंदर ये फैसला लिया कि जो प्याज है उसके निर्यात पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी, क्योंकि अगर प्याज ज़्यादा एक्सपोर्ट हो गया तो हमारे घरेलू मार्केट में इसके मूल्यों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन क्या होता है, कई बार जैसे बहुत सारे देश होते हैं वो भारत से प्याज इंपोर्ट करते हैं कि भाई हमें प्याज दो आप, या हमारे देश में भी कमी है, तो वो डिप्लोमेटिक रिलेशन के लिए भारत इस तरह से प्याज कभी कभी निर्यात करता है। अब क्या हुआ, वर्तमान में आपको पता है प्याज के एक्सपोर्ट पर पूरी तरह रोक लगी हुई है, और इसके साथ में जो पाकिस्तान जो देश है वहाँ भी प्याज अच्छी मात्रा में होता है, तो उन्होंने भी एक्सपोर्ट पे रोक लगा दी है। तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में प्याज की रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब क्या हुआ कि यूएई ने, जो कंट्री है यूएई, जो गल्फ कंट्री है, भारत का महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है, उन्होंने भारत से रिक्वेस्ट की कि भाई हमें आप प्याज एक्सपोर्ट करो, हमें आप जो आपने बैन लगाया है ना उसमें छूट प्रदान करो। तो फिर भारत सरकार की ओर से ये कहा गया कि हाँ, हम यूएई को प्याज एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, हम यूएई को प्याज एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन इसमें देखो दोस्तों, दिक्कत क्या हो गई कि भारत जो प्याज एक्सपोर्ट कर रहा है वो प्याज, ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो प्याज सस्ते दामों पर यूएई को दिया जा रहा है, और इस कारण वहाँ के जो व्यापारी वर्ग है ना उसको बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है। ये किसने कहा है? ये कहा है जो भारत के व्यापारी हैं और जो भारत के किसान हैं उन्होंने। तो भारत के व्यापारी और भारत के किसानों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि भारत ने एक तो बैन लगा रखा है प्याज के एक्सपोर्ट पे, तो उन्होंने यूएई को प्याज एक्सपोर्ट कर दिया विशेष सहायता के तहत, या जो रणनीतिक चैनल होते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उनके तहत। लेकिन जो प्याज एक्सपोर्ट किया जा रहा है यूएई को, वो प्याज बहुत सस्ती दरों पर एक्सपोर्ट किया जा रहा है, और इस कारण जो यूएई के अंदर जो व्यापारी है ना जो प्याज मंगा रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है, और जो भारतीय किसान है या भारतीय व्यापारी है उनको नुकसान हो रहा है। तो सरकार इसके ऊपर ध्यान दे, और यही कहा है ट्रेडर्स ने भी, जो व्यापारी हैं जो जीन्स का या कृषि उत्पादों का निर्यात करते हैं, या जो कृषक समुदाय है, उन्होंने कहा है कि भाई आप हमारे से तो यहाँ से कम रेट में ले रहे हो, और यूएई के अंदर आप कम रेट में दे रहे हो व्यापारियों को, लेकिन वहाँ के लोगों को वो बहुत महंगा बेच रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट इस पूरी प्रक्रिया में हो रहा है वो यूएई के उन व्यापारियों को हो रहा है जो प्याज मंगा रहे हैं। तो यूएई के व्यापारियों के हितों के लिए भारत सरकार ज़्यादा काम कर रही है, ऐसा आरोप लगाया है इन ट्रेड यूनियन ने और जो किसानों की यूनियन है उन्होंने। इसके बाद में देखिए, ये वर्ल्ड फेमस ट्यूलिप गार्डन है, ये कश्मीर के अंदर है, तो ये पूरी तरह खुल चुका है और यहाँ पर ट्यूलिप भी खिले हुए हैं, तो ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इसके बाद में देखिए, एक लगातार विवाद चल रहा था, जो विवाद ऐसा था कि जो सीरिया जो कंट्री है, सीरिया के अंदर जो ईरान का दूतावास था, जैसे हमारे देश के अंदर भी अलग अलग देशों के दूतावास बने हुए हैं, जैसे यूएस का है, यूके का है, इसी तरह सीरिया के अंदर ईरान का जो दूतावास था उसके ऊपर इजराइल ने हमला कर दिया। ठीक है, आपको पता है इजराइल और हमास के बीच में या गाजा को लेकर बहुत लंबे समय से युद्ध चल रहा है, और इस युद्ध में ये माना जा रहा है कि जो ईरान है ना वो इजराइल के अगेंस्ट में खड़ा है, यानी ईरान उन देशों को या उन समूहों को सपोर्ट कर रहा है जो इजराइल के अगेंस्ट में है। और इसी के परिणाम स्वरूप इजराइल ने क्या किया है कि सीरिया देश के अंदर जो ईरान का दूतावास था उसके ऊपर हमला कर दिया, और इस वजह से ईरान के दो बड़े अधिकारी वहाँ पर मारे गए। ठीक है, दो बड़े अधिकारी वहां पर मारे गए, और अब जो ईरान है वो ये कह रहा है कि हम इसका बदला जरूर लेंगे और इजराइल से हम बदला लेंगे, और इसीलिए उन्होंने ये एक एडवाइजरी जारी की है कि इजराइल के जो भी एम्बेसी है, ये जो दूतावास है, वो सेफ नहीं है। आप वहाँ से कोई भी व्यक्ति वहाँ पर नहीं रहे, वो सेफ नहीं है, और बहुत जल्दी हम उसके ऊपर एक हमला या कुछ भी उसके ऊपर कर सकते हैं। तो एक तरह से एक एडवाइजरी जारी की गई है ईरान के द्वारा कि अब इसराइल की जो दूतावास है वो कहीं भी सेफ नहीं है। तो हो सकता है ये टेंशन अब आगे बढ़े और इस तरह का कुछ हमला ईरान के द्वारा इसराइल के ऊपर किया जाए। तो ये एक चेतावनी उनकी ओर से दी गई है। इसके बाद में देखिए, ये एमएसएमई
की चिंताओं को बताया गया है कि एमएसएमई क्या है कि जीएसटी जो है, जीएसटी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें बहुत सारी रेट्स है, उसमें कॉम्प्लाइंस बहुत ज़्यादा है। तो जो छोटे उद्योग हैं यानी जो एमएसएमई उद्योग हैं उनको जीएसटी को लेकर कुछ दिक्कतें को सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो एमएसएमई है, जो छोटे उद्योग हैं, मीडियम उद्योग हैं, वो उद्योग उन कैंडिडेटों को सपोर्ट करेंगे जो जीएसटी की रिफॉर्म को लेकर आएंगे, या जीएसटी की रिफॉर्म की वो मांग उन कैंडिडेटों से भी करेंगे। इसके अलावा ये पॉलिटिकल न्यूज़ है जो हमारे ज़्यादा काम की नहीं है। ठीक है, चले आगे। चलिए, इसके बाद में देखिए, यूएस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया तीनों ने मिलकर क्या किया है कि ये फैसला लिया है कि जो ऑकस सिक्योरिटी पैक्ट है, ऑकस सिक्योरिटी पैक्ट है, उसको हम आगे विस्तारित करेंगे। ठीक है, ऑकस क्या है इसे हम देख लेते हैं। देखिए, इसको समझ तो हम यहीं से लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑकस क्या है, देखिए इसमें ए का मतलब तो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और यूके का मतलब आपको पता ही है, यूके का मतलब है ब्रिटेन, और यूएस का मतलब तो यूएसए है ही। तो तीन देशों का एक ये सिक्योरिटी समझौता है, यानी सुरक्षा समझौता है तीन देशों का, जिसे हम कहते हैं ऑकस सिक्योरिटी पैक्ट। ठीक है, ऑकस में ए का मतलब ऑस्ट्रेलिया, यूके का मतलब हो गया ब्रिटेन, और यूएस का मतलब यूएसए, ठीक है, जो अमेरिका हम जिसे कहते हैं। तो तीन देशों ने मिलकर एक सिक्योरिटी समझौता किया था, और वो समझौता क्यों किया गया था वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, ऑकस क्या है, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस तीनों देशों को आपस में मिलके इन तीनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के अंदर एक सुरक्षा साझेदारी की थी, और उस पर 2021 में साइन हुए थे। तो ये तीन चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि ओकस समझौता, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस इसी के नाम से निकले हुए हैं, इन तीनों को मिलाकर ओकस कहा गया। ये एक समझौता, सुरक्षा समझौता है, किस क्षेत्र का है, हिंद प्रशांत क्षेत्र का है, और ये कब हुआ था, 2021 के अंदर। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें हम ध्यान रख लेंगे ना, तो इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम इसे सोल्व कर लेंगे। अब इस समझौते में क्या हुआ था, इस समझौते में ये फैसला किया गया कि जो भी हिंद प्रशांत क्षेत्र है, यानी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का जो एरिया है ना, उसके अंदर हमें सिक्योरिटी बढ़ानी है। मेनली तो देखो दोस्तों, इस समूह का गठन किया गया था चीन के प्रभाव को रोकने के लिए, क्योंकि चीन हिंद महासागर में भी अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा है। जैसे हमने देखा था मोतियों की माला या स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एक रणनीति है, उसके तहत हिंद महासागर में चीन अपनी उपस्थिति लगातार बढ़ा रहा है। इसके अलावा प्रशांत महासागर में भी वो अपनी उपस्थिति लगातार बढ़ा रहा है। जैसे दक्षिणी चीन सागर जो जगह है, वहाँ पर भी चीन अनाधिकृत रूप से बहुत सारे निर्माण कर चुका है। तो इन सब हरकतों को रोकने के लिए जो तीन मजबूत देश हैं इस सेक्टर के, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, उन्होंने ये फैसला लिया कि हम इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा साझेदारी करेंगे। और इसमें इन्होंने क्या कहा कि हम क्या करेंगे, इस क्षेत्र के अंदर परमाणु पनडुब्बियों का एक पूरा का पूरा बेड़ा बनाएंगे, जो काम क्या करेगी, इस क्षेत्र की सिक्योरिटी करेगी। ठीक है, परमाणु जो न्यूक्लियर से चलित जो पनडुब्बियां हैं उनका हम एक बेड़ा बनाएंगे, हम तीनों देश मिलकर, और वो पूरे इस एरिया के अंदर सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करेगा। और इसीलिए जो अमेरिका है, उन्होंने 3 परमाणु पनडुब्बी वो ऑस्ट्रेलिया को दी है, ताकि ऑस्ट्रेलिया के आसपास के रीजन के अंदर वो गश्त करती रहे और वो सुरक्षा बनी रहे। ठीक है, इसका फोकस यही है कि दक्षिणी चीन सागर में जो चीन जो आक्रामक कार्रवाइयां कर रहा है उसका उसका विरोध करना, और एक विकल्प के तौर पर एक सशक्त गठबंधन बनाना। और भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत, आपको पता है, भारत भी लगातार इस बात से चिंतित है कि चीन अपना प्रभाव लगातार हिंद महासागर के अंदर बढ़ाता जा रहा है, और उसका जो प्रभाव है या उसकी जो विस्तारवादी नीति है वो भारत के हितों के विपरीत है, वो भारत के हितों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण समझौता है हिंद महासागर क्षेत्र के लिए, हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए, सुरक्षा संबंधित समझौतों के लिए है। और इसमें पनडुब्बियों की जो प्रौद्योगिकी है या पनडुब्बियों की साझेदारी है वो इन देशों के बीच में की जा रही है, ताकि इस हिंद प्रशांत क्षेत्र में पनडुब्बियों का एक बेड़ा डेवलप किया जा सके, जो यहाँ पर सिक्योरिटी उपलब्ध करवा सके। बेसिकली चीन के जो प्रभाव है उसको वो कम कर सके, इसीलिए बनाया हुआ है ऑकस। अब देखिए, आज के न्यूज़पेपर में तो ज़्यादा खबरें थी नहीं, यही थी खबरें जो हमने डिस्कस कर ली। बाकी तो क्या है कि अब पॉलिटिकल न्यूज़ आती है कि वहाँ आज पीएम ने ऐसे कहा, विपक्षी दलों ने ऐसे कहा, टीएमसी ने ऐसे कहा, या और दलों ने ऐसे कहा, ये खबरें आती रहती हैं। तो हम जो टॉपिक जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है उसको हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, सारे आर्टिकल उसके देख लेते हैं, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम देख लेते हैं। तो देखिए, आज हम टॉपिक हम देखेंगे आरक्षण। अब इसमें ये टॉपिक खबरों में क्यों आया, क्योंकि देखिए जो विपक्षी दल है कांग्रेस, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में एक बात ये कही,
उन्होंने घोषणा पत्र के अंदर एक बात ये कही है कि हम आरक्षण की जो 50% की लिमिट है, 50% की जो लिमिट आरक्षण की है उसे हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, 50% की जो लिमिट है उसे हम समाप्त कर देंगे। तो हम देखेंगे कि आरक्षण की 50% लिमिट क्या है और आरक्षण को लेकर मुख्य प्रावधान क्या है। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था 1969 के अंदर, 1979 या 1979 के अंदर एक आयोग का गठन किया गया था जिसे कहा गया मंडल आयोग। मंडल आयोग इसलिए कहा गया क्योंकि जो इसके अध्यक्ष थे वो थे बीपी मंडल। ठीक है, बीपी मंडल की अध्यक्षता में 1989 के अंदर या 1979 के अंदर एक आयोग का गठन किया गया। उस आयोग का काम क्या था? उस आयोग को यह कहा गया कि देखिए, जो एससी और एसटी वर्ग हैं इनको तो आरक्षण मिला हुआ है संविधान के निर्माण के समय से ही। इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी जातियां हैं हमारे समाज के अंदर जो पिछड़ी हुई हैं, तो ऐसी जातियों की मंडल आयोग को यह कहा गया कि आप ऐसी जातियों की पहचान करो जो पिछड़ी हुई तो हैं लेकिन एससी और एसटी में शामिल नहीं है। तो ऐसी जातियां जो बैकवर्ड हैं, पिछड़ी हुई हैं और एससी या एसटी के अंदर शामिल भी नहीं है, ऐसी जातियों को आप पहचान करो और उनके एम्पावरमेंट के लिए आप सुझाव दो। तो बीपी मंडल ने अपनी 1980 की रिपोर्ट में ये कहा कि हाँ, इस तरह की बहुत सारी जातियां हैं और उन जातियों का पूरी जनसंख्या के अंदर 52% हिस्सा है। ठीक है, जो हमारा देश की पूरी जनसंख्या है उसमें इन जातियों का 52% हिस्सा है और इन जातियों के कल्याण के लिए आरक्षण दिया जाना चाहिए। और इन जातियों को क्या कहा गया? ओबीसी, यानी अदर बैकवर्ड क्लासेज। ऐसी बैकवर्ड क्लासेज जो एससी और एसटी में शामिल नहीं है। ऐसी बैकवर्ड क्लासेज जो एससी और एसटी में शामिल नहीं है, उनकी पहचान करने के लिए मंडल आयोग का गठन हुआ। मंडल आयोग ने ऐसी जातियों को कहा अदर बैकवर्ड क्लासेज, यानी अन्य पिछड़ी जातियां। और मंडल आयोग ने कहा कि इनकी जनसंख्या है 52% और इनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। लेकिन आप ये देखो कि इनकी जनसंख्या तो 52% है, लेकिन आरक्षण कितना दिया जाए? तो इससे पहले क्या हुआ था कि एक वाद आया था सुप्रीम कोर्ट में, एम.आर. बालाजी वर्सेस मैसूर स्टेट, और वो वाद था 1963 का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि जो आरक्षण है वो अधिकतम 50% ही हो सकता है। ठीक है, अधिकतम आरक्षण कितना होगा? 50%। तो देखो, एससी और एसटी को जो आरक्षण दिया हुआ है संविधान के अंदर वो दिया हुआ है 22.5% ऑलरेडी। तो अब जो ओबीसी जिसकी पहचान मंडल आयोग ने कर ली थी उसके लिए आरक्षण कितना बचा? खाली 27.5%। तो इसी कारण मंडल आयोग ने यह कहा कि भाई ओबीसी को आप 27% आरक्षण दे दो। कितना देना है? 27%। क्यों? क्योंकि एम.आर. बालाजी वर्सेस मैसूर राज्य 1963 में जो वाद आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि आरक्षण की ऊपरी लिमिट 50% है। 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। और इसी कारण मंडल आयोग ने यह कहा कि इन बैकवर्ड जो अदर बैकवर्ड क्लासेज हैं जो एससी एसटी के अंदर शामिल नहीं है, उन बैकवर्ड क्लासों की जो पॉपुलेशन है वो तो 52% है, लेकिन इनको आरक्षण हम केवल और केवल 27% ही दे पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम आरक्षण कितना हो सकता है? 50%। तो ये सुझाव दिए मंडल आयोग ने और ये सुझाव दोस्तों लागू हुए 1990 के अंदर। इसके अलावा 1990 में क्या हुआ? 1990 में सरकार ने दो फैसले लिए। सरकार ने दो फैसले कौन कौन से लिए? सरकार ने कहा कि देखिए, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है यानी आर्थिक रूप से पिछड़ा जो वर्ग है उसको 10% आरक्षण दिया जाएगा, और जो ओबीसी कैटेगरी है इसको मंडल आयोग ने कहा था कि 27% आरक्षण दिया जाए। ठीक है, तो अब मंडल आयोग ने देखिए ये बात भी कही थी कि आरक्षण 50% से ऊपर मत लेकर जाओ, क्योंकि बालाजी वर्सेस मैसूर राज्य 1963 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह रखा है कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन 1990 में सरकार ने सोचा कि हम सभी वर्गों को खुश कर देते हैं, एससी और एसटी को तो आरक्षण है ही, ओबीसी को 27% हम दे देते हैं और आर्थिक रूप से पिछड़ों को भी हम 10% आरक्षण अलग से दे देते हैं। तो इस तरह से सरकार ने 1990 के अंदर एक फैसला लिया और सरकार ने कहा कि ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिलेगा और ओबीसी को 27% आरक्षण मिलेगा। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा साहनी वर्सेस अन्य बनाम भारत संघवाद ये माना जाता है, या इसे हम सिंपल भाषा में हम क्या कहते हैं? मंडलवाद। ठीक है, मंडलवाद इसे कहा जाता है। और
इंदिरा साहनी और अन्य भारत संघ 1992 का ये वाद था और इसे मंडलवाद भी कहा जाता है। इस वाद में देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 3 बिंदुओं के अंदर आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए हमने पहले ही कह रखा है आरक्षण की लिमिट 50% ही रहेगी मैसूरवाद के अंदर, आपने ये गलत किया। इस वजह से जो 10% आरक्षण आपने दिया है ना ईडब्ल्यूएस को, वो हम समाप्त करते हैं, ठीक है। और जो 27% ओबीसी को दिया है ये हम जारी रखते हैं। ध्यान देने की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर 3 बिंदुओं में अपना फैसला दिया। तो पूरा का पूरा जो फैसला है वो हम 3 बिंदुओं के अंदर समझ सकते हैं। सबसे पहला तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी को जो 27% आरक्षण दिया है वो तो ठीक है, लेकिन ईडब्ल्यूएस वर्ग को जो 10% आरक्षण आप दे रहे हो ना, वो गलत है, क्योंकि आरक्षण की मैक्सिमम सीमा रहेगी 50%, इससे ऊपर आरक्षण नहीं जा सकता। अब आप 10% दे रहे हो तो ये 50 से ऊपर जा रहा है, इस वजह से ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण नहीं दिया जाएगा, पहली बात। दूसरा, इन्होंने क्या कहा, अपने सिद्धांत की वापस से पुष्टि की कि आरक्षण जो भी है 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा इन्होंने क्या कहा, तीसरा इन्होंने एक चीज और कही कि देखिए क्रीमी लेयर का कंसेप्ट लगा के आओ आप ओबीसी के ऊपर, ओबीसी पर आपको क्रीमी लेयर लगाना है, अर्थात जो व्यक्ति सक्षम है, जो व्यक्ति सामाजिक रूप से या शैक्षणिक रूप से, दो ही आधारों पर देखिए आरक्षण दिया गया है ओबीसी को कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो व्यक्ति सक्षम है ओबीसी के अंदर, उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। और एक ऐसी क्रीमी लेयर या एक ऐसी लेयर बनाई जाए जिसमें यह निर्धारित हो जाए कि हाँ, इस लेयर के ऊपर जो सक्षम परिवार है ओबीसी के, उनको तो आरक्षण मिलेगा नहीं, और उससे नीचे के जो परिवार हैं उनको आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और कही कि देखो भाई, प्रारंभिक नियुक्तियों में ही आरक्षण दिया जाएगा, प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। फिर से हम ध्यान देते हैं, इंदिरा साहनी वाद बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 3 बिंदुओं में क्या कहा जजमेंट में कि देखिए ओबीसी को 27% दिया वो ठीक है, लेकिन ईडब्ल्यूएस को 10% दिया हुआ गलत है, क्योंकि 50% की लिमिट निर्धारित है। उसके बाद में क्या कहा, आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं होगा। फिर ये कहा देखो क्रीमी लेयर की कंसेप्ट लेकर आओ, इसमें जो सक्षम परिवार है उन्हें बाहर निकालेंगे आरक्षण से, जो ओबीसी के सक्षम परिवार है, केवल क्रीमी लेयर का कंसेप्ट लागू हुआ ओबीसी पर। उसके बाद में सरकार ने कहा कि केवल प्रारंभिक नियुक्तियों में ही आरक्षण मिलेगा, पदोन्नति में कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से 1992 में। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद में सरकार ने संविधान में संशोधन किया और वो कहलाया 77वां संविधान संशोधन, जो कि 1995 में कहा गया। इसमें सरकार ने क्या कहा कि नहीं, एससी और एसटी जो वर्ग हैं इनकी भागीदारी ऊपरी पदों में बहुत कम है, इसलिए इनको हम प्रारंभिक नियुक्तियों में तो आरक्षण देंगे, इसके साथ साथ इनको पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। पदोन्नति के मामले में भी अगर इनको जरूरत होगी या इनके पद खाली होंगे या पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होगा इन वर्गों का, तो हम इनको आरक्षण पदोन्नति में भी दे देंगे। तो इस तरह 77वां संविधान संशोधन जो 1995 में आया, वो इंदिरा साहनी वाद के एक फैसले को बदलने के लिए आया, और वो किसका था, पदोन्नति में आरक्षण, ठीक है। इसके बाद में देखिए ये वर्तमान में चलता रहा, और फिर जो वर्तमान सरकार है इन्होंने संविधान में 103वां संविधान संशोधन करके ये कहा कि ईडब्ल्यूएस को भी 10% आरक्षण दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले फैसला दिया था ना इंदिरा साहनी वाद में, उसके जो 2 फैसले थे वो तो आज वर्तमान में लागू ही नहीं होते, क्योंकि संविधान संशोधन के माध्यम से दोनों को रिप्लेस कर दिया गया है। अब आप कहेंगे सर कि सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले रिजेक्ट कर दिया था ईडब्ल्यूएस का आरक्षण और अब उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो ऐसा क्यों? तो देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट वो बाध्य नहीं है कि भाई एक बार जो फैसला दे दिया वही चलेगा। सुप्रीम कोर्ट अपने आप में एक सुधार संस्था भी है, सुप्रीम कोर्ट अपने आप में एक सुधार संस्था भी है। सुप्रीम कोर्ट अपने जो निर्णय दिए हुए हैं उनका खुद का रिव्यू कर सकता है और उनको बदल भी सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो निर्णय दिया है 10 साल बाद वही निर्णय कंटिन्यू रखेगा। अगर उसके खिलाफ याचिका आती है तो सुप्रीम कोर्ट वो निर्णय कंटिन्यू भी रख सकता है, उसमें परिवर्तन भी कर सकता है। तो इस बार सरकार की ओर से मजबूत पैरवी की गई, अलग तथ्य रखे गए, इस वजह से जो ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण था उसे वैलिडेट कर दिया गया संविधान के 103वें संशोधन के अनुसार, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। इसके बाद में देखिए एक और जो अपवाद है, वो अपवाद यही है कि तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु को जो आरक्षण दिया गया है, तमिलनाडु में आरक्षण की सीमा है 69%। तो तमिलनाडु में कुछ विशेष परिस्थितियां हैं कि वहां पर पिछड़े वर्ग विशेष रूप से हैं। उन परिस्थितियों के तहत सुप्रीम कोर्ट ने इसे अलाउ भी किया है और ये जो आरक्षण है ये 9वीं अनुसूची के अंदर शामिल
कर लिया गया है। 9वीं अनुसूची के अंदर आपको पता है कि अगर कोई भी कानून शामिल किया जाता है तो उस पर न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो सकता। अगर कोई भी मामला या कोई भी कानून 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है तो उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो सकता। लेकिन देखिए, लेकिन आप ये देखो कि सरकार एक वाद आया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और आर एल किहोलो वाद, ठीक है, आर एल किहोलो वाद था। उस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 1973 के बाद में 1973 के बाद में अगर कोई कानून 9वीं अनुसूची में डाला गया है तो उसका न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है। अगर वो मूल अधिकारों का हनन करता है, अगर कोई भी कानून जो मूल अधिकारों का हनन करता है और 9वीं अनुसूची में 1973 के बाद में डाला गया है तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो उम्मीद है दोस्तों आज ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने